जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत का पहला सोलर मिशन पहुंचा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। श्रीलंका के मना करने के बाद मालदीव ने चीन की स्पाई वेसल को दी अपने वहां आने की मंजूरी। रशिया प्रोड्यूस करेगा हर साल 32,000 ड्रोन्स। भारत के सीक्रेट सबमरीन बेस के पास चीन बना रहा है अपना एक नया पोर्ट। और चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने साइंटिस्ट को उनकी मिलिट्री यूज के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मास प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए कहा। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा प्राप्त किए गए एक और महत्वपूर्ण माइलस्टोन के साथ। तो हुआ यह है कि आज 6 जनवरी को भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये आदित्य L1 के इस पूरे सफर का आखिरी पॉइंट है जिसे इसने अचीव किया है केवल 126 दिनों में। और अब इस पॉइंट से आदित्य L1 भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को 5 सालों तक लगातार सूर्य की स्टडी करने में मदद करेगा और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण डेटा को इकट्ठा करेगा। और इसरो के मुताबिक लो अर्थ ऑर्बिट की तुलना में आदित्य L1 को L1 पॉइंट के अराउंड इस हेलो ऑर्बिट में प्लेस करने के कई सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे कि इस पॉइंट से हम सूरज को बिना किसी बाधा के लगातार ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस जगह से जो पृथ्वी का व्यू रहेगा वो भी बिल्कुल क्लियर रहेगा, जिसका फायदा ये होगा कि इसरो के ग्राउंड स्टेशन से आदित्य L1 के साथ कम्युनिकेशन लगातार बना रहेगा। और बाकी आसान शब्दों में कहें तो ये जो सफलता हमने आज प्राप्त करी है तो ये भारत को उसके भविष्य के इंटरप्लैनेटरी मिशंस में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। तो जैसे कि पहले के अपडेट्स में हमने आपको बताया था कि चीन ने अपनी स्पाई शिप को श्रीलंका के पोर्ट में डॉक कराने के लिए श्रीलंका से परमिशन मांगी थी, लेकिन श्रीलंका ने वो परमिशन देने से मना कर दिया था। और इतना ही नहीं बल्कि श्रीलंका ने अपने पोर्ट्स पर विजिट के लिए लगभग सभी तरह की रिसर्च कम स्पाई शिप्स की विजिट को बैन किया है। और ये भी कहा जा रहा था कि श्रीलंका के ऐसा करने के पीछे का कारण एक ये भी है कि जो चाइना की स्पाई शिप श्रीलंका को विजिट करती हैं तो वो भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न रहता है और ये कंसर्न भारत ने श्रीलंका के सामने रखा था। तो माना जा रहा है कि भारत के इसी कंसर्न के चलते श्रीलंका ने ये फैसला लिया है। लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ मालदीव्स, जहाँ पे अब एक प्रो चाइना गवर्नमेंट आ चुकी है और जिसके आने के बाद से ही इस बात की संभावना तो पहले से जताई जा रही थी कि इस प्रो चाइना गवर्नमेंट के मालदीव में आने के बाद चीन यहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगा। और वैसा ही अब हो भी रहा है। पहले तो मालदीव्स ने भारत को अपनी ट्रूप्स वहां से वापस लेने के लिए कहा, फिर इसके बाद मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफी वाले एग्रीमेंट को रिन्यू करने से मना किया। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि मालदीव्स ने रिसर्च वर्क के लिए अपने टेरिटोरियल वाटर्स में चाइनीज वेसल्स को आने की परमिशन दे दी है। और वो भी तब जब भारत ने ये सिक्योरिटी कंसर्न श्रीलंका के साथ साथ मालदीव्स के सामने भी रखे थे। और जिस चाइनीज वेसल को परमिशन मिली है वो है श्यांग यांग होंग 3। और ये जो डेवलपमेंट है ये ऐसे समय पर देखने को मिला है जब मालदीव के प्रेसिडेंट 7 जनवरी से 12 जनवरी तक चीन की विजिट पर हैं। और इस विजिट की अनाउंसमेंट मालदीव्स के प्रेसिडेंट्स ऑफिस की तरफ से ऑलरेडी हो चुकी है। बाकी अभी हाल ही में जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को विजिट किया था और उनके इस विजिट का प्रमुख उद्देश्य था लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा देना। और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा देके मालदीव्स में जो चीन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का प्रयास में लगा हुआ है तो ये उसका एक काउंटर भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं इसका असर दिखना शुरू भी हुआ जब भारतीय प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप विजिट वाली फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आई। और फिर एक डिबेट ये देखने को मिली कि भविष्य में मालदीव्स की बजाय लक्षद्वीप वेकेशंस के लिए फेवरेट स्पॉट बनेगा। तो उन्हीं सब कमेंट से शायद परेशान होकर मालदीव्स की रूलिंग पार्टी के एक मेंबर ने एक रेसिस्ट कमेंट किया भारत को लेकर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोविड के बाद जब टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई थी तब ऐसे में 2020 में मालदीव्स में जो सबसे ज़्यादा टूरिज्म आया था तो वो भारत की तरफ से था। और उसके बाद भी मालदीव्स में सबसे ज़्यादा विजिट करने वाले टूरिस्ट में भारतीय ही थे। लेकिन अगर मालदीव्स को चीन का ही साथ चाहिए तो मालदीव्स को एक बार श्रीलंका की तरफ देख लेना चाहिए, उसके बाद अच्छे से सोचना चाहिए। वरना इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आने वाले टाइम पे मालदीव्स की कंडीशन श्रीलंका से भी बुरी हो सकती है। रशियन न्यूज़ एजेंसी TASS के साथ खास बातचीत में रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बताया गया है कि रशिया की योजना है 2030 तक हर साल 32,000 से अधिक ड्रोन्स को प्रोड्यूस करना और जिसमें से 70% डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के थ्रू। और ये रशिया के अभी करंट प्रोडक्शन की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। और साथ में ये भी बताया गया कि 2030 तक रशिया 696 बिलियन रूबल्स यानी कि लगभग 7.66 बिलियन डॉलर्स अपने UAVs वाले नेशनल प्रोजेक्ट में डालेगा। और आप कह सकते हैं कि इस योजना के साथ रशिया ड्रोन मार्केट को डोमिनेट करने की पूरी तैयारी कर रहा है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ड्रोन्स भविष्य के वॉरफेयर का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट रहेंगे। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो वे डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। और ये अपनी तरह की पहली ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि डेडिकेटेड है केवल डिफेंस सेक्टर को, जिसमें आपको डिफेंस रिलेटेड कई अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर खास वीडियोस, ऑडियो बुक्स
ई बुक्स, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलती हैं। और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो इसकी प्रीमियम मेंबरशिप पर आप स्पेशल डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पुंछ डिस्ट्रिक्ट के मिंधार सेक्टर में एलओसी के साथ एक एंटी टेररिस्ट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इस ऑपरेशन की शुरुआत कल शुक्रवार से कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद हुई थी। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है और इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे डिफेंस अपडेट के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल अरेबियन सी पर एक मर्चेंट वेसल पर हाईजैकिंग के प्रयास को नाकाम करने के बाद आज ANI के साथ खास बातचीत में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार की तरफ से बताया गया है कि इंडियन नेवी ने एंटी पायरेसी और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए 6 वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया है और ये संख्या आगे चलकर और बढ़ भी सकती है। और इसको लेकर एक प्रपोजल ऑलरेडी भारत सरकार के सामने सबमिट कर दिया गया है जिस पर क्लियरेंस जल्द ही मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार की पॉलिसी के मुताबिक हमें भारतीय नागरिकों की मदद करनी है, फिर चाहे वो कहीं भी संकट में हो, चाहे यमन में हो या फिर कहीं और इसलिए जब हमने इस हाईजैक शिप पर भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए INS चेन्नई और मार्कोस को ऑपरेशन के लिए क्लियरेंस दिया तो उस क्लियरेंस के साथ हमारे दिमाग में बस यही बात थी। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही हाईजैकर्स ने उस शिप के पास उड़ान भरते हुए हमारे एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को देखा तो ऐसा लगता है कि वे 4 और 5 जनवरी की रात को ही शिप छोड़कर भाग गए थे। और इंडियन नेवी की मरीन कमांडोज को वेसल पर उतारा गया था ताकि वो किसी भी तरह के ट्रैप या बाकी के इश्यूज़ को सैनिटाइज कर सकें। और इसलिए आज कमेंट सेक्शन में ये लिखना मत भूलना कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने म्यांमार के वेस्टर्न कोस्ट पर काफी लंबे समय से रुके हुए अपने क्योकफू डीप सी पोर्ट का निर्माण कार्य तेज कर दिया है और चीन का ये कोर्ट भारत के ईस्टर्न कोस्ट में एक सीधे सीधे खतरा है, खास करके तब जब भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर सीक्रेट सबमरीन बेस INS वर्षा का निर्माण कार्य भी चल रहा है। और इस पोर्ट को चीन की उस पॉलिसी का हिस्सा बताया जा रहा है जिसमें चीन भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये पोर्ट बाद में मिलिट्री फैसिलिटीज में कन्वर्ट किया जाएगा। और भारत के डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड पर स्थित भारत की मिसाइल टेस्ट फैसिलिटी से इस पोर्ट की जो नज़दीकी है तो वो भी एक चिंता का विषय है क्योंकि यहाँ से फिर चाइना भारत की मिसाइल टेस्ट को मॉनिटर कर सकेगा। हालांकि भारत सरकार की तरफ से चीन की इन सभी डेवलपमेंट्स पर करीब से नज़र रखी गई है और इसको काउंटर करने के उद्देश्य के साथ कई सारे उपाय भी किए गए हैं जैसे कि कोस्टल रेडार्स को इंस्टॉल करना। और अभी तक भारत की कोस्ट लाइन के साथ टोटल 46 रेडार्स को इंस्टॉल किया जा चुका है और जबकि 38 रेडार्स और अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि NTT.com की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने साइंटिस्ट को ऑर्डर्स दिए कि वो मिलिट्री यूज के लिए उनके लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स को विकसित करें और चाइना की योजना है 2025 तक ह्यूमनॉइड रोबोट्स का मास प्रोडक्शन करना। बाकी चीन के ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स कितने ज़्यादा कैपेबल होंगे तो ये तो खैर आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। बाकी इस पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1998 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट विवेक सजवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और squadin.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।